ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो बेटर के मूड कोर्ट क्या होता है। लास्ट सेशन में हमने मेमोरियल के हवाले से बात की थी कि मेमोरियल कैसे प्रिपेयर होता है। एंड आई नो कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्वाइट कन्फ्यूज, उनके कान अभी तक फ्यूज़ हैं कि शायद इट इज़ सम हाउ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप प्रैक्टिकली इसमें जाएंगे तो इट इज़ वेरी ईजी। आज का जो हमारा सेशन है पर्टिकुलरली इट इज़ अबाउट ओरल प्लीडिंग, कोर्ट का स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, जो आर्ग्यूमेंट है वो किस तरह देने हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आज हमने ये सीखना है। लेकिन सर इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो स्टूडेंट इस नज़र से या इस नज़रिए से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि दे विल विन, ये चीज़ निकाल लें, क्योंकि हमारा मोटिव ये जो JMCC सोसाइटी है इसका ये मोटिव हरगिज़ नहीं है कि किसी को जिताना है या कोई जीतेगा कोई हारेगा। लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू द सोसाइटी ऑफ JMC कि उन्होंने मतलब अपना पर्सनल टाइम दे के ये सारी चीज़ें वो करवा रही है। तो हमने सीखना है, जीतना हारना बात की बात है, पहले हमने लर्निंग करनी है। सर किसी भी कोर्ट में जब कोर्ट की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो कोर्ट में कौन लोग होते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान में एडवर्सीरियल लीगल सिस्टम है, यानी कि पूरी दुनिया में दो तरह का लीगल सिस्टम है। एक को हम बोलते हैं एडवर्सीरियल लीगल सिस्टम, एक को बोलते हैं इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम। एडवर्सीरियल लीगल सिस्टम जितनी भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, यानी कि जिन्होंने ताज बरतानिया से आज़ादी ली है, जो कॉमन लॉ को फॉलो करते थे, वहाँ पे जो कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है वो एडवर्सीरियल इन नेचर होता है। मतलब एक जज होता है और दो पार्टीज़ होती हैं, प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस, प्लेंटिफ वर्सेस जो डिफेंडेंट है। अब सिविल में और क्रिमिनल में नाम मुख्तलिफ होते हैं। जज एडवर्सीरियल लीगल सिस्टम में बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो जस्ट रिलाई करता है ऑन द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द पार्टीज़ या जो उनके कंसर्न लॉयर हैं। जो विटनेसेस जो एविडेंसेस वो दे रहे हैं उस पर वो रिलाई करेगा। मतलब जज इंटरवीन नहीं कर सकता, जो कि इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम जर्मनी, फ्रांस, ये जो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जज पार्टी बन सकता है। वो जज एक पार्टी की तरफ से आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। मतलब हमारा यहाँ जो कोर्ट होगा ये जुरिस्तान का, ये बेसिकली पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पे होगा, जज होगा और एडवोकेट होंगे। सर कोर्ट का मैकेनिज़्म हमारा यूँ होगा, एक प्रोसिक्यूशन साइड से अपीयर हो रहा है, दूसरा अब स्टार्ट कौन करेगा? क्यों? क्योंकि कानून शहादत बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द पर्सन हु क्लेम। अब जो जुरिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या अदर वे हम कहें कि जो पुलिस है, वो ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने मर्डर किया हुआ है या इनकी इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है, तो सबसे पहले बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी कि आपकी जुरिसडिक्शन बनती है और अरमा खान रंधावा ने मर्डर किया हुआ है, कॉमन इंटेंशन है। उसके बाद किसकी बारी आएगी? जो डिफेंस काउंसिल होगा। अब जब हम कोर्ट में देखते हैं जज साहब बैठे हुए हैं और दो कटहरा भी बना हुआ है कि जहाँ पे किसको खड़ा होना है? मुल्ज़िम को खड़ा होना है, राइट, या जो वकील उसके साथ खड़े होकर आर्गूमेंट करेंगे। जो मूड का स्ट्रक्चर होगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल का है। कचहरी का डिकोरम मतलब लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो मूड कोर्ट होगा ना, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल का होगा कि वहाँ पे कैसे आर्गूमेंट किए जाते हैं। यानी कि लोअर कोर्ट में फैक्ट के ऊपर भी बात होती है, गवाह भी आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात होती है। तो इस मूड में ज़्यादातर मामला क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होगा। एंड यू नो बेटर कि व्हाट इज मीन बाय क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा, प्रोसिक्यूशन किस साइड पे होगी? डेफिनेटली राइट साइड पे। वाई? बिकॉज स्टेट इज़ ऑलवेज राइट। नहीं, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ लेडी जस्टिस है ना, लेडी जस्टिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसने आंखें बंद की हुई एक स्टिचू है जिसके ऊपर जस्टिस को अप्लाई किया गया है। मतलब आंखें बंद है उसकी और तराजू पकड़ा हुआ है, स्केल, और एक हाथ में तलवार है। तो तलवार कौन से हाथ में? उसके राइट हैंड में। और तलवार किस चीज़ की निशानी है? सैंक्शन की, सैंक्शन। और सैंक्शन किसके साथ है? स्टेट के साथ है। तो दैट्स वाई जो प्रोसिक्यूशन होगा वो हमेशा राइट साइड पे होगा, और वो जो डिफेंस होगा या जो रिस्पोंडेंट होगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगा। अब
जब हम रियल मूड कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह का फोरम होगा, टेबल्स बने होंगे, एक टेबल के ऊपर 3 लोगों की गुंजाइश होगी, दूसरे टेबल के ऊपर भी 3 लोगों की गुंजाइश होगी। बिल्कुल सेंटर में रोस्टरम पड़ा होगा, जो कोर्ट क्लर्क होगा और जो टाइम चेकर होगा। यानी कि ऑर्डिनरी कोर्ट में हम कहते हैं ये असिस्टेंट है या रीडर है। मूड कोर्ट में क्या होगा, वो एक टाइम चेकर होगा जो आपको बताएगा कि आपके पास इतना टाइम रह गया है, मतलब उसके रिकॉर्ड होगा, वो डिस्प्ले करेगा आपके भाई इतना टाइम रह गया, उसका सिर्फ इतना काम है। दूसरा होगा वो सिर्फ ब्रिज का काम करेगा कि जो साइटेशन, जो रेलेवेंट डाटा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली जज को नहीं दे रहे हो, वो आप उस जो क्लर्क है उसको देंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो उनका ये 2 काम है। अब कोर्ट में अनाउंसमेंट होती है, नॉर्मली आपने कचहरी में भी देखा होगा कि अजीब किस्म का एक यू नो बेटर कि समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या बोल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बाकायदा जब जजेस बैठ जाएंगे तो फिर अनाउंसमेंट होगी, द कोर्ट इज़ इन सेशन इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ जुरिस्तान वर्सेस अरमगान रंधावा, द प्रोसिक्यूशन यू मे प्रोसीड। प्रोसिक्यूशन को फॉर्मली रिक्वेस्ट की गई, आप प्रोसीड करना चाहें प्रोसीड करें। अब जो टीम है ना, उसने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि भाई पहले किसने जाना है, बाद में, मतलब ये टीम मैनेजमेंट है। जो 3 मेंबर है ना, इसमें से 2 स्पीकर हैं और एक रिसर्चर है। अब ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ़र्स्ट मूटर कौन होगा, फर्स्ट स्पीकर कौन होगा। जो फर्स्ट स्पीकर आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रोल क्या है, ये आज हमने देखना है। सेकंड स्पीकर का क्या रोल होगा, रिसर्चर का क्या रोल होगा, ये आज हमने प्रैक्टिकली देखना है डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। सर जो फर्स्ट मूटर होगा, फर्स्ट मूटर वो क्या करेगा, वो जब आएगा, क्या जज को पता है कि ये कौन है, किसके बिहाफ पे अपीयर हो रहा है, पता है। जब प्रोसिक्यूशन का अनाउंसमेंट होगा तो पता है कि प्रोसिक्यूशन है, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है, मैंने कोर्ट को बताना है। मैंने 3 काम करने हैं। नंबर 1, पहले तो मैंने ये इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कौन हूँ, फिर मैंने अपने को मूटर को इंट्रोड्यूस करना है, फिर मैंने लीगल रिसर्चर को इंट्रोड्यूस करना है। हाउ लाइक, पहले तो डेफिनेटली ग्रीटिंग तो होगी ना, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड डे, गुड इवनिंग, इवन गुड नाइट, वट एवर, सही है। जो भी रेलेवेंट अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसके मुताबिक ग्रीटिंग करनी है। ये नहीं है कि सुबह को गुड नून बोल दो या इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोल दो तो अजीब सा लगेगा, वो हमने देखना है। बताना सर, दिस इज़ मिस्टर XYZ appearing on behalf of prosecution along with my co-mooter Mr. XYZ and our legal researcher Mr. फला फला। मतलब ये एक फॉर्मेट है, मतलब कि अंग्रेज़ी आपकी अलग हो सकती है, आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आप हाई फ्रिक्वेंसी वोकेब यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट होगा, स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने अपने टीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ द टीम। मेरा क्या रोल है और मेरा सेकंड जो मूटर है उसका क्या रोल है, और लीगल रिसर्चर का क्या रोल है। 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जुरिसडिक्शन है, तो जब प्रोसिक्यूशन आएगी सबसे पहले दे हैव टू प्रूव कि जुरिसडिक्शन बनती है। तो जो फर्स्ट मूटर होगा वो हमेशा पहले क्वेश्चन के ऊपर आर्गूमेंट खामा करेगा, मतलब वो जुरिसडिक्शन के ऊपर बात करेगा कि मेरी आपकी जुरिसडिक्शन बनती है। उसके अलावा अगर वो 1 2 3 मज़ीद क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहता है, ममानियत नहीं है, ये आपस की मैनेजमेंट है कि किसने 3 को आर्ग्यू करना है, किसने 2 को आर्ग्यू करना है। इंट्रोडक्शन हो गई। अब सेकंड रोल क्या होगा, आपने जज को बताना है सर मैंने कहाँ कहाँ आपको असिस्ट करना है, और मेरे को मोटर ने कहाँ पे आपको असिस्ट करना है, और लीगल रिसर्चर ने क्या करना है। सर आई विल बी असिस्टिंग दिस ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट 2 issues, whether this court is competent to entertain this or not, right? And the second issue, whether Armaghan Randhawa is liable under section 302 or not. And my co-motor will be assisting this honorable court for the rest of the issues. And our legal researcher will be providing a relevant jurisprudence on the same subject matter. ये एक रिदम है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रट्टा लगा लेते हैं ना, फिर हमने ऐसे पकड़ा होता है और सर आई विल बी मेकिंग दिस आर्गूमेंट लाइक दिस ना, तो इट शोज़ व्हाट कि मैं डरा हुआ हूँ। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है ना, इट मस्ट बी शोन। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस ऐसे नज़र आना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। तो वो आप कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो,
गिव मी अ पीस ऑफ पेपर फॉर एग्जाम्पल। कैसे जज को पता चलेगा ये नर्वस है? अगर मैं सर आई विल बी एड्रेसिंग टू दिस ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट 2 इश्यूज़, वो चेहरे से नज़र आ रहा होता है, तो मैंने क्या करना है मतलब आते हैं ना सर, सो गुड मॉर्निंग सर माई नेम इज एक्स वाज दैट, एंड प्लेइंग alongside him playing with paper, it shows what? Confidence। सही है, मतलब मैंने रटा नहीं लगाया हुआ, मैं वैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, हालांकि आप वैसे खेल रहे हो सिर्फ उनको बताने के लिए। कॉन्फिडेंस, मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? आपने इंट्रोड्यूस किया खुद को, कहा जी मेरा रोल ये है और जो को-मूटर है उसका रोल ये है। इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? जज को पता है कि इससे कौन से मामले के बारे में क्वेश्चन करने हैं। आपने पहले रिस्ट्रेंट कर दिया, सर पहले 2 जो इश्यूज़ है ना वो मेरे हैं और बाकी जो है वो यानी कि वंस अपॉन अ टाइम एक स्कूल में एक विज़िट पे लोग आए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ लोग विज़िट के लिए आते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को मान लीजिए बोल दिया कि जब इंस्पेक्टर आएगा ना पूछेगा कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप याद करना LLB फर्स्ट सेमेस्टर है, याद करना, ठीक है सर। और दूसरे को बोला अगर आपसे पूछे ना कि आपको किसने पैदा किया है, बोला मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। अब मीनवाइल जब वो आते हैं ना इंस्पेक्शन की जो टीम आती है, वो जिसको बोला था ना कि अगर आपसे पूछे कि आपको किसने पैदा किया है, सही है, वो बैठा हुआ था और जो दूसरा था वो पानी पीने गया था। उससे पूछा कि भाई आप किस क्लास में पढ़ते हो, उसको बोला जो सेकंड क्लास में पढ़ता है ना वो तो पानी पीने गया है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। तो मतलब आपने टेकन अ लाइटर नोट, मतलब आपने रिस्ट्रेन करना है जज को, सर मेरा डोमेन ये है, आई विल बी एड्रेसिंग टू दिस ऑनरेबल कोर्ट रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो जुरिसडिक्शन के हवाले से आपसे पूछेगा। रोल हो गया, यानी कि सेकंड मूटर का रोल और लीगल रिसर्चर का रोल सिर्फ इतना है कि वो जो आप साइटेशन कोट कर रहे हो कि सर आई वुड लाइक टू रेफर योर अटेंशन टू आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, और आर्टिकल सेक्शन 4 ऑफ द जुरिस्तान पीनल कोड। तो आपका जो लीगल रिसर्चर है उसने उसका प्रिंट निकाला हो और वहाँ पे पहुँचाया, उसका काम ये है। या अगर आप ये कहते हो कि ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन फला फला केस, तो वो जो रेलिवेंट जुरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, वो वहाँ प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक मतलब जो फर्स्ट मूटर आता है उसने ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराना है, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना है, अपना रोल बताना है, को मूटर का रोल बताना है और जो रिसर्चर है उसका रोल बताना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर विद योर परमिशन मे आई स्टार्ट। परमिशन ले लेना कोर्ट से, डेफिनेटली वो आपको परमिशन देगा। अब आपने क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना होगा? कॉमन सेंस क्या कहती है? आपने ये समझना है जज साहब को कुछ नहीं पता, आपने उसको एड्रेस करना है, सारी चीज़ें उसको बतानी है। सर इन दिस इंस्टेंट केस, जो प्रोसिक्यूटर होगा, प्रोसिक्यूटर, ठीक है, डिफेंस वाला ये प्ली ले सकता है, बात करेंगे क्या, वो बात करेंगे। जो प्रोसिक्यूटर होगा ना, जो फर्स्ट होगा, वो कहेगा सर इन दिस इंस्टेंट केस ये बातें हैं, मतलब आपने उसको फैक्ट्स बताने हैं। और फैक्ट कौन से बताने हैं? सारे नहीं, जो आप समझते हो कि ये जो मोटी मोटी बातें हैं, सर जुरिस्तान इज़ अ लैंड लॉक, जुरिस्तान इज़ अ कोस्टल स्टेट, राइट, दे हायर द सर्विसेज ऑफ 2 साइंटिस्ट फ्रॉम नैना, जो मोटी मोटी बातें हैं वो बतानी है और जो आपको फेवर कर रही हैं। सही सर, हो सकता है कोर्ट आपको बोल दे कि ठीक है यार, प्रोसीड टूवर्ड योर आर्गूमेंट, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोसीड फर्दर। कोर्ट के पास डिस्क्रेशन। तो फिर आपने क्या करना है? जो फर्स्ट इशू है वो क्या है? अदालत में जब हम जाते हैं ना, 2 बातें प्रूफ करनी है। नंबर 1, डू आई हैव लोकस स्टैंडी टू स्टैंड बिफोर यू और टू आर्ग्यू, और क्या इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है कि एंटरटेन करें या ना करें। जी मेरा तो लोकस स्टैंडी बनता है क्योंकि मैं तो प्रोसिक्यूशन से हूँ, हमने तो अरेस्ट किया हुआ है बंदे को, इसने बंदे का गोश्त खाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है या नहीं है? कोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगी। वो तो ठीक है, बट डू वी हैव अ जुरिसडिक्शन, बिकॉज फॉरेन एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट, यू अरेस्टेड टू फॉरनर, राइट, तो क्या हम फॉरनर को ट्रायल कर सकते हैं? तो पहला जो आर्गूमेंट होगा वो कौन सा होगा? जुरिसडिक्शन के ऊपर। अब स्टार्ट कहाँ से लूँगा जुरिसडिक्शन के हवाले से? हम लोगों ने, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, उन्होंने लॉजिक इन रीजनिंग पढ़ी हुई है, डिडक्टिव और
इंडक्टिव। तो वकील का कौन सा काम है? डिडक्टिव रीजनिंग करेगा, केस और फैक्ट। सर ये लॉ है और ये फैक्ट है। तो जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान पीनल कोड, मतलब जुरिस्तान पीनल कोड में पहले जो 2, 3, 4, 5 आई थिंक सो 4 तक है ना, जो हाँ जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, उसमें रहते हुए आपने प्रूफ करना है कि फ़लाँ सेक्शन के तहत मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। और इस केस में चूँकि ये एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, तो लिहाजा आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। इस चीज़ के ऊपर कोर्ट आपको बहुत तंग करेगी, यानी कि ज़्यादातर आर्गूमेंट यहीं पर होंगे। मेंटेनेबिलिटी, भाई प्रूफ करो जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं है। अल्टीमेटली प्रूफ तो होना है ना, उसने तो मानना है कि नहीं जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि हमने केस को फर्दर चलाना है ना। जब आपने आर्ग्यूमेंट कर लिए, एंड पे वो बोल दिया कि जुरिस्डिक्शन बनती है, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सेकेंड इशू कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि केस को स्टडी करने के बाद लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखना है अरमा खान रंधावा लायबल है या लायबल नहीं है। मैंने अपने आर्ग्यूमेंट कर लिए, हो सकता है जब मैं आर्ग्यूमेंट करूं तो वो मुझसे क्वेश्चन करे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जज को क्वेश्चन नहीं करने देते हैं, बस अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। जैसा कहते हैं एक्सक्यूज़ मी माय डियर, मुझे भी सुन दो। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मतलब जब आप बोल रहे हो ना, आपकी जो आई साइट है वो वहाँ पे फोकस हो कि वो कुछ बोल तो नहीं रहा। एक अच्छा वकील वो होता है कि वो जज की एक्सप्रेशन चेक करे, जज क्या सोच रहा है, मूड में है या नहीं है, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ पे मैं असिस्ट करूँ। ये एक अच्छे वकील की खासियत है, सही है, कि वो देखता है कि जज को मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ या कौन सा वर्ड इसको अच्छा लग रहा है, कहाँ से मैं बात को लेके चला जाऊँ। अब मान लीजिए वो कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो दरमियान में आपने खामोश हो जाना है। अब वो सवाल कर रहा है तो आप उसको सुन रहे हो, यस योर ऑनर। अच्छा, नंबर 1, हमने लॉर्ड का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट की वर्ड है लॉर्ड नहीं, हम कहेंगे सर, योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, ये काफ़ी है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया वट तो मैंने रिस्पॉन्स कैसे करना है? इंडीड सर, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। यस सर, आई लव टू असिस्ट यू ऑन दिस मैटर। कोर्ट को हम असिस्ट कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कर दिया, असिस्टेंट कर दी, आर्ग्यूमेंट बना दिया। एंड पे मैंने क्या पूछना है जज से? जैसे मैंने ये पूछना है, आई होप सर आई सेटिस्फाइड योर कंटेंशन। अब मैंने सारे सवालात जो मैंने दो पहले फर्स्ट इशू और सेकंड इशू को एड्रेस कर दिया। अब जाहिर बात है सेकंड मूटर का चांस है ना, उसको हलाना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ दिस ऑनरेबल कोर्ट इज़ नो फर्दर क्वेश्चन रिगार्डिंग द फर्स्ट 2 इशू, तो मैं आई कॉल माई सेकेंड मूटर। डेफिनेटली वो रोकेगा थोड़ी, मतलब एक फॉर्मल तरीके से। अब जब वो आएगा, सेकेंड मूटर आएगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट लेगा? प्रोसिक्यूशन साइड है, ध्यान में रखिएगा, प्रोसिक्यूशन साइड से। तो क्या बोलेगा वो? डेफिनेटली वो भी सलाम करेगा और वो कहेगा सर इज़ माई co-mooter इज एस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। भाई किया है या नहीं किया है बोलना है। भाई हमने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, हालांकि हमने कुछ नहीं किया, ये बोलना ज़रूरी है। हमने प्रूफ कर दिया है कि भाई जुरिस्डिक्शन बनती है, और जो रेस्ट ऑफ जो इश्यूज़ है उसको आप एड्रेस करोगे। जिस तरह फर्स्ट ने किया, इसी तरह सेकंड एड्रेस करेगा। 2 हो गए क्लियर। 2, जो सेकंड मूटर होगा, सेकंड मूटर वो क्या करेगा? सारे आर्गूमेंट ख़त्म हो गए, वो प्रेयर वो मांगेगा ना। तो प्रेयर में क्या मांगना है? एक मूटर था, उसने सारे आर्गूमेंट किए, एंड पे ऐसे चला गया, तो जज ने कहा भाई कुछ नहीं चाहिए। तो जब आपने प्रेयर नहीं मांगा तो फिर क्या अंग्रेज़ी बोल के चले गए? तो प्रेयर में मैंने क्या बोलना है? 5 इशू है, जुरिस्डिक्शन तो है, सज़ा की बात करनी है। अरमान खान रंधावा को इस पर ला सज़ा दी जाए, वट जो भी आपका प्रेयर क्लास है, एंड पे खुदा हाफिज़ करके जाना है ना। बैठ गए, अब किसकी बारी होगी? बाकायदा पेर अनाउंसमेंट होगी, द डिफेंस काउंसिल यू मे प्रोसीड, मतलब आपको गाइड प्रॉपर किया जाएगा, ठीक है। अब डिफेंस काउंसिल आता है। डिफेंस काउंसिल क्या करेगा? डिफेंस काउंसिल ने प्रोसिक्यूशन को सही मानों में सुनना है, वो कह क्या रहा है। और क्रिमिनल केस में डिफेंस का सिर्फ एक ही काम है,
मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है ना, डिफेंस ने सिर्फ उसमें से डाउट निकालने हैं बस। डिफेंस ने तो बोलना है प्रूफ नहीं हुआ सर, ये डाउट है वो डाउट है, तो जब आप उसको सुनोगे तो फिर आप डाउट निकाल सकोगे ना। तो फार्मली मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट किया था इसी तरह मैं आऊँगा डिफेंस की तरफ से, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा, अपना रोल बताऊँगा, टीम का रोल बताऊँगा और जो रिसर्चर है उसका रोल बताऊँगा। तो फिर मैंने क्या बोलना है, मैंने जब स्टार्ट लेना है मैं कहूँगा आई होप दिस ऑनरेबल कोर्ट इज़ फेमिलियर विद द फैक्ट ऑफ द केस, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ पता है ना। तो मैं आई प्रोसीड टुवर्ड माई आर्गूमेंट, वो बोलेगा यस। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसिक्यूशन इज़ फेल्ड टू इस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। किया या नहीं किया आपने बोलना है भाई, ये फेल हो चुका है, इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया। इवन दे फेल टू प्रूव द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इज़ व्हाट आई बिलीव। दिस कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू एडजुडिकेट इन द मैटर बिकॉज टू फॉरेन एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट, दे आर फ्रॉम नैना फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस की बात होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? अच्छा, अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई जुरिसडिक्शन नहीं है तो बस ख़त्म। कोर्ट तो बोलेगा नहीं हमारी जुरिसडिक्शन है, हम ट्रायल कर सकते हैं। तो फिर आप कहोगे सर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर इसकी जुरिसडिक्शन बनती भी है, अरमगान रंधावा इज़ नॉट लायबल फॉर, मतलब पहले तो भाई जुरिसडिक्शन नहीं है, लीगल ऑब्जेक्शन लगा रहे हो सर, मेंटेनेबल नहीं है यहाँ पर, क्यों, जो भी रीज़न आप दे रहे हो। चलो मान लेते हैं जुरिसडिक्शन बनती है, लेकिन फिर भी ये जो अरमगान रंधावा के अगेंस्ट चार्ज लगाया गया है वो अरमगान रंधावा इज़ नॉट लायबल फॉर, अंडर 300 सेक्शन 302 वो लायबल नहीं है भाई, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेसेसिटी वट एवर। बात पिक कर रहे हो? अच्छा, अब मैंने अपने आर्गूमेंट किए, पूरा कर लिया, तो सेकंड मूटर को बुलाना है, सेकंड मूटर ने अपनी अंग्रेज़ी बोल दी, एंड पे प्रेयर मांगना है, क्या ख़त्म कर दो भाई इसको, मेंटेनेबल नहीं है, बरी कर दो, फॉरेन टेरिटरी इन्वॉल्व है एक्सेट्रा। पहला राउंड प्रोसिक्यूशन, डिफेंस ने अपना मामला, दोनों बैठ गए। अब नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट फेज़ इज़ रिबटल। रिबटल का मतलब क्या, प्रोसिक्यूशन भी तो सुन रही है ना डिफेंस को, अभी क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो वो देख रहे हैं नई बात क्या कर रहे हैं लोग। हो सकता है कि जो उसका मैंने एड्रेस ना किया हो पहले, वो बात जो मैं पहले नहीं कर चुका हूँ अब ये बोल रहे हैं, तो उसका तो आंसर करना है ना, क्योंकि अदालत में अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं किया, इट्स मीन एडमिशन कर रहे हो आप, तो जो नई बातें आ गई तो प्रोसिक्यूशन लिखेगा और फिर अनाउंसमेंट होगी द प्रोसिक्यूशन यू मे प्रोसीड फॉर रिबटल। अब वो आएगा 2-3 मिनट की बात होती है। पहले राउंड में हो सकता है आपको 20 मिनट दिए जाएं, 20 मिनट एक टीम, एक साइड को प्रोसिक्यूशन को 20 मिनट मान लीजिए डिफेंस को दिए गए, लेकिन जो रिबटल होगा वो 3 से 5 मिनट का होगा, वो थोड़ा, उसमें अपने बुलेट में तो बातें करनी है। इस तरह जब रिबटल हो गया तो फिर डिफेंस को बोला जाएगा सर रिबटल के लिए आ जाओ। सर रिबटल में जब यहाँ से जो भी नई बातें आई हैं तो उसको वो आंसर करेगा, रिबट करेगा ना, डेफिनेटली निगेट करेगा। तो इसी तरीके से पहला राउंड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जो कोर्ट क्लर्क होगा वो अनाउंस करेगा द कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर 5 मिनट 10, जितना भी वो टाइम के लिए वो बर्खास्त करना चाहता है। जजेस खड़े हो जाएंगे, हम सारे खड़े हो जाएंगे और जजेस चले जाएंगे, पूरा डेकोरम है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक पूरा फॉर्मेट है। अब प्रैक्टिकली किस तरह होगा, हम आपको एक पूरा डेमो देंगे। प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था, जो लास्ट सेगमेंट हुआ था 2022 का जो मूड था, उसके हवाले से जो हमारी विनिंग टीम के इमाद साहब हैं वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं ये टीम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 लोगों की टीम है। अब हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि ये फर्स्ट आएगी, पहली मीटिंग मतलब पहली प्रेजेंटर मैडम होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड मान लीजिए आप हो, तो ये तो पहले हम डिसाइड कर चुके हैं। कोर्ट सिर्फ ये अनाउंस करेगी द प्रोसिक्यूशन यू मे प्रोसीड। अब ऑलरेडी आपको पता है कि पहले किसने आना है। मान लीजिए पहले मैडम ने आना है तो मैडम आ गई, मैडम ने अपनी अंग्रेज़ी उर्दू बोल दी। उसके बाद जो सेकंड मूटर होगा वो आएगा, वो अपनी अंग्रेज़ी उर्दू बोलेगा। ये पहले से डिसाइड, कोर्ट नहीं बोलेगी कि भाई आप आ जाओ। कोर्ट के लिए पूरी टीम आप प्रोसिक्यूशन साइड पे हो, और डिफेंस वाला क्या है, वो डिफेंस के साइड पे है। एक फ़र्क ये होगा कि जब डिफेंस वाला आएगा ना, वो क्या कहेगा,
वो ये नहीं बोलेगा कि आई एम अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो डिफेंस की तरफ से अपीयर हो रहा है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा। एनी अदर क्वेश्चन सर? तो सर आर यू रेडी? 5 मिनट में लंबी लंबी सांसें ले लो, अरे परेशान नहीं होना, सही है? यू पीपल आर क्वाइट लकी, बिलीव यू मी। ये मामलात जो अल्लाह करे ये बहुत पहले होते, सही है, वरना हम फिर कहाँ होते? अगर ये होते तो हम कहाँ होते? नहीं है बलूचिस्तान में, ये बड़ी लर्निंग है। एनी हाउ, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग मुझे जानते हैं लास्ट सेशन के बाद से, बट जो लोग यहाँ पर नए हैं उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये कि माय नेम इज़ एडवोकेट इमाद इलाही और आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, also in political science, and I am the winner of the last moot court competition that was conducted in 2022. छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद टुडे आई एम हेयर फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो मैं यहाँ पे देने हैं रिगार्डिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ मूट कोर्ट इज़ गोइंग टू अकर, और इसके साथ साथ ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड किस तरीके से होगा, एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मिस कर जाते हैं, बट आज होपफुली वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि बिफोर स्टार्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को लास्ट टाइम हमने रिटन मेमोरियल या रिटन प्लीडिंग्स के बारे में बताया था। तो उसमें हमने जब कहा था कि आप एक मेमोरियल बनाकर वर्ड फॉर्मेट या वर्ड फाइल बनाएंगे, तो उससे जो हार्ड कॉपी में आपने प्रिंट आउट करवाना है वो फर्स्ट पेज ऑब्वियसली कलर्ड होगा और वो कुछ इस तरह से होगा। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बाइंड होगा, या जो लोग इसको स्पायरल बाइंडिंग करवाना चाहते हैं वो भी होगा। ऑलमोस्ट कोई 6 कॉपीज़ होंगी। ये 6 कॉपीज़ हैं। 6 कॉपीज़ का मतलब ये कि 2 कॉपीज़, 1 फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड 1 फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंस, ये आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा 2 कॉपीज़ प्रोसिक्यूशन डिफेंस की जो है वो जाएंगी अथॉरिटीज़ के पास ऑब्वियसली, यानी जज के पास, जो चेक करेंगे। एंड लास्टली जो 2 कॉपीज़ होंगी आप जो है अपने अपोजिट काउंसिल को भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक कोर्ट एथिक है। ऑल्दो अब हमारे पास मूट कोर्ट में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बैठ के पढ़ें जो अपोजिट काउंसिल ने लिखा है, बट स्टिल फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरल प्लीडिंग्स हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से रिबटल या श्योर रिबटल जो सर ने बताया हम करके भी अभी दिखाएंगे किस तरीके से वो करना है। तो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं। एंड ऑब्वियसली द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, दैट इज़ इन द कानूनी शायद ऑर्डर लिखा हुआ है। तो हम किस तरीके से आएंगे यहाँ पर। The court is in session in the case of State of Juristan versus Armagan Randhawa. The prosecution, you may proceed. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Imad Ilahi representing my team based on Mr. XYZ, and we are representing this case State versus Armagan Randhawa. I'll be representing the first 2 issues that would be raised in this particular notion. So, Your Excellency, may I proceed with the case? Thank you. Your Excellency, the first question that is based on whether the court has the particular aspect of maintainability or not, that is the jurisdiction. So I would be referring to particular aspects that in terms of the historical background, in the case of World War I, in the lights of the states like Cyprus and England, there were certain aspects where this particular case had the precedent established that in such cases the particular state has the maintainability. My Excellency, the reference regarding this or the statute I would be referring to would be ICCPR section 24, and the ultimate researcher is going to give the particular precedent. Please highlight the page number on your book memorial. Your Excellency, it is the para 2, line number 2, section 24 of International Covenant for Civil and Political Rights 1948. In this particular section that is raised that in terms of the principle of nationality, the nationality principle would be referring to the same case as my client, and I would be referring to particular notion that state has particular jurisdiction, the state of Juristan is competent enough to create the maintainability of this particular case. Now, Your Excellency, for this particular case I would like to give another judicial precedent that is going to establish my notion. Please read the last lines, the highlighted portion, that is the court itself to decide the question whether it has the jurisdiction to try the offence without motion from any party. My lord, therefore I particularly establish this notion that yes, the state of Juristan has particular jurisdiction to try the case. Do you have any reference to tell us that how this
has the jurisdiction, this court has the jurisdiction. Yes. As per, if you may please see the citation of another authority, JPC Section 2, which particularly states that every person shall be liable to be punished under the JPC and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within the state's jurisdiction. That particularly establishes the fact that yes, the state of Juristan had jurisdiction to try the case, and there is the particular maintainability. Now, My Excellency, may I please proceed to the second notion, the second charge on my client? Yes, you may proceed. Thank you. The second charge on my client is whether Mr. Qazalbash has particularly committed suicide or not. Now, Your Excellency, I would like to call my co-mooter who is going to address the rest of the 4 questions. Thank you. Your Excellency, in the lights of the above mentioned and of already discussed questions, the side of the prosecution prays from the court that the 302 charge should be implemented on Mr. Armaghan Randhawa, and yes, it is not the case of suicide. Therefore, the case shall be given in our favor in the lights of justice, equity and fair play. Thank you. Defense counsel, you may proceed. Assalamualaikum. Your Excellency, this is the Defense Counsel, Mr. Imad Elahi, representing the team with the co-mooters XYZ, and I would be representing the side of the defense and raising the particular notions of question 1 and 2. Your Excellency, may I proceed? Yes, you may proceed, please. Your Excellency, the first question or the first issue is regarding the case of maintainability. Your Excellency, in such cases, as per the section 47 of ICCPR, there are certain notions that the exact case do not have the jurisdiction. The exact court do not have the jurisdiction to try the case, because as per section 27 of ICCPR, it states that no state in which there are certain boundaries and the jurisdiction of the other state and not the state of Juristan. Your Excellency, for that notion, I would like to quote another precedent, that is PLJ 2000 CLC 602. In that particular case, it was established that the court itself has to decide the question, but in case of jurisdiction, if the case has been committed adjacent, or if the offence has been committed adjacent to the field, then the state has no jurisdiction to try the case. Therefore, there is no maintainability of this court. Hence, may be dismissed in the lights of justice, equity and fair play. Yes, we have the jurisdiction to try the case, so please proceed further. Your Excellency, for the sake of argument, if I admit that the court has jurisdiction, then for the rest of the questions, my co-mooter is going to address the issues. Your Excellency, the second question is regarding whether the client has committed suicide or not. Well, as from the defense counsel, I raised the particular notion that it is obviously the case of suicide, because as per section 344 of JPC, it states that in particular cases, it is totally the attempt of a suicide rather than a homicide. So, I would establish this case in the lights of section 344 of JPC as the particular citation is given accordingly. As you are giving the relevancy of section 344 GCC, it has been amended. So how you can apply now Yeah. this, because it has been amended in the recent years? Your Excellency, I am coming to this point that it has been amended, but it has been amended in a particular notion that does not negate the philosophy of this particular section. As jurisprudentially, it has been already established that it is not the case of murder, rather a suicide. Your Excellency, in the lights of the above cited facts and charges, I pray from this particular court that it is definitely not the case of homicide, rather it is suicide. As Mr. Armaghan Randhawa is totally innocent and Qazalbash has committed suicide and he has died because of his self-implication of the particular fact of homicide and not rather suicide. So 302, the charge may be upheld in the lights of justice, equity and fair play. The prosecution, you may proceed for rebuttal. Your Excellency, as the notion has been raised by the defense counsel that it is the case of suicide and not the homicide, but in case if we read the section 302 of JPC, it states three things, that is the mens rea,
the actus rea and particularly the particular action that has been taken on to fulfilling this particular section's criteria. So therefore we raise the notion from the side of prosecution that it is definitely the case of 302 rather than a suicide. The defense counsel, you may proceed for rebuttal. Your Excellency, the prosecution has raised the question that 302 in case of actus rea is applicable or not. We raised this particular fact that in case of actus rea, when the dead body of Mr. Qazalbash was found in the house and his so-called wife was there, so ultimately there was no action proved. That means that it does not fulfill the criteria of 302, so no actus rea, and ultimately it leads us towards that particular knife from which he was killed, as well as that particular notion that no actus rea means there is no 302 and ultimately amounts to suicide rather than homicide. Thank you, my lord. The court is adjourned for 20 minutes. So that was a slight demonstration, obviously with the flaws, but अब हम थोड़ा सा जो है वो काम की बात करते हैं इससे ज़्यादा. Obviously ये भी ज़रूरी था, but this is a learning process and you people have to learn. उसके बाद हम मेन बात पे आते हैं, that is कि प्रेसिडेंट्स जब हम कोर्ट में देते हैं तो किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं. अब एक प्रेसिडेंट को सर्च करने का तरीका हमने लास्ट टाइम भी रिटन प्लीडिंग्स में डिस्कस किया है, बट आज कोई एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट्स निकाले जाते हैं और किस तरीके से कोर्ट को असिस्ट किया जाता है, बिकॉज जजेस डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो आपके पूरे के पूरे प्रेसिडेंट्स को इस तरह से कोई 3-4 पेजेस को रीड करें. तो यू हैव टू एग्जैक्टली असिस्ट द कोर्ट कि किस तरीके से आपने प्रेसिडेंट्स निकालने हैं. फॉर एग्जांपल आप लॉ साइट पे गए और आपने कीवर्ड्स लिखे अपने केस से रिलेटेड, आपको बहुत सारे केसेस मिले, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. और फॉर एग्जांपल एक केस मिला है, दिस इज़ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपैलेट जुरिसडिक्शन. आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है. अब मेरे काम की बात, अगर मैं प्रोसिक्यूशन की साइड से हूँ या मैं डिफेंस की साइड से हूँ, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी काम की बात को हाईलाइट कर रहा हूँ. एंड ये एक कॉपी मेरे पास है, एक कॉपी यहाँ पे रिसर्चर के पास है जो उसने जज को देनी है. तो आपने कोऑर्डिनेशन के साथ रहना है, और फॉर दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन ये जो मैं एक फ़ाइल लेकर आया हूँ विद द बोर्ड, इसको कहते हैं ऑफिस फाइल. इसमें आपने तमाम तर चीज़ें सीक्वेंस के साथ रखनी है. सीक्वेंस में रहने के बाद आप प्रेसिडेंट्स को, आपको पता है कि अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल जुरिसडिक्शन का केस है तो मैंने पहले ये रखना है, उसके बाद तमाम तर प्रेसिडेंट्स को अकॉर्डिंगली रखना है. सेम सीक्वेंस वुड बी विद द रिसर्चर. अगर आप राइट साइड से प्रोसिक्यूशन की साइड से तो ऑब्वियसली रिसर्चर वुड बी फ्रॉम दिस साइड, डिफेंस वुड बी फ्रॉम दिस साइड. रिसर्चर साहब जो भी होंगे वो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट्स प्रोवाइड करेंगे. अब करना क्या है कि आपने स्टडी किया, रिसर्चर को पता है कि मैंने क्या बात की. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि द चलान वाज नॉट सबमिटेड एंड सच ट्रायल कुड नॉट कमेंस. ये एग्जांपल की बात है, ये केस से रिलेटेड नहीं. तो मुझे ये बात पता चली कि दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू कोट. मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, यही सेम चीज़ हाईलाइटेड होगी रिसर्चर के पास भी. और फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज़ द 5th लाइन. तो 5th लाइन का मतलब है कि मैं कोट करूँगा जज को कि योर एक्सीलेंसी प्लीज़ रेफर टू पैराग्राफ नंबर 1 लाइन नंबर 5, एंड वो फिर अकॉर्डिंगली एकदम से उनकी अटेंशन यहाँ पे जाएगी और वो रीड करना शुरू करेंगे, और फिर मैं भी यहीं से रीड करूँगा. हाउएवर द चलान वाज नॉट सबमिटेड एंड सच ट्रायल कुड नॉट कमेंस. तो इससे क्या होगा, द टाइम वुड बी सेव्ड एंड द जज वुड बी कन्विंस्ड कि किस तरीके से आप उन्हें प्रॉपर मुद्दे की बात पे लेकर आ रहे हैं. सिमिलरली आप देख सकते हैं 2nd पेज पे मुझे नहीं लगा कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है टेक्निकली, एंड देन 3rd पेज पर फिर एक हाईलाइटेड पोर्शन है, उसमें से भी पूरा आपने रीड नहीं करना. अकॉर्डिंगली जो पॉइंट आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने वो रीड करना है. याद रखिए कि जब मैंने कहा कि आपने इस तरह से बाइंड करवा कर अपना प्रोसिक्यूशन या डिफेंस साइड को लेकर आना है, तो यू डू नॉट हैव टू रीड इट लाइक दिस कि आपने ओपन किया और आप अपने इस तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स को रीड करना शुरू करें. नहीं, यू हैव टू मेक अ सेपरेट पेज, और सेपरेट पेज बनाकर आपने इस तरीके से मेन पॉइंट्स या मेन जुरिसडिक्शन की बातों को कोट करना है. एज आई वॉज कोटिंग सेक्शन 24. अब ऑब्वियसली मैंने अपनी प्लीडिंग्स में इससे ज़्यादा डिटेल में बात लिखी होगी, बट यहाँ पर मैंने सेक्शन 24 को डायरेक्टली हिट करके कोट करना है, और सेकेंडली जो भी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट कोट करना है, बिकॉज टाइम कम होगा. यू कैन नॉट कोट एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इन टू द प्लीडिंग्स, रिटन प्लीडिंग्स. तो अकॉर्डिंगली आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है. इसके बाद हाईलाइटर अपने पास रखें, हाईलाइट करते रहें अकॉर्डिंगली जैसे आपको शो किया गया है, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रीड करें एंड डायरेक्ट द कोर्ट. तो इस तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और कोर्ट को असिस्ट किया जाता है. 3 कॉपीज़ मैंने फिर पहले भी बताया कि 3 कॉपीज़ ज़रूर रखें दोनों साइड्स की, यानी 6 कॉपीज़ टोटल और 3 सेट्स. तो ये बात. अब हम थोड़ा सा जो है वो फर्दर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं रिगार्डिंग
the oral pleadings as well as your dress code. For the particular notion of the female dress code, madam would be there to guide the females. For the particular notion of the male dress code, I will be there, और हम मेल ड्रेस कोड को अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं. तो द मेल ड्रेस कोड अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टू टो अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी कि आप सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें कि क्लीनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. हाउ यू अपेयर इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन. ठीक है. द हेयर वेल सेट, इफ़ यू कैन, आप कोई बियर्ड रखता है तो बियर्ड वेल सेट, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर हम ड्रेस कोड या एथिकल कोड ऑफ लॉयर्स के ऊपर आते हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि यू हैव टू बी इन अ सूट. ये सूट जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं पहने हुए, दिस इज़ अ सिंगल ब्रेस्टेड सूट. इसमें जो एक डबल ब्रेस्टेड सूट भी आता है वो बहुत फॉर्मल मैटर्स के लिए होता है. कोट इज़ ऑब्वियसली अ फॉर्मल डेकोरम, बट वो इज़ अ सेपरेट थिंग. तो लॉयर्स हमेशा सिंगल को प्रेफर करते हैं. सिमिलरली अगर हम शर्ट की तरफ जाएँ तो शर्ट ऑब्वियसली द कलर ऑफ वाइट और ऑफ वाइट, इससे ज़्यादा कोई कंट्रास्ट में चेंज नहीं करना है. ये ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट. इसके बाद आपकी टाई, आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ द टाई, इसको हम कहते हैं डबल विंडसर टाई. ये थोड़ा सा जो है एक थिक सा एक पर्टिकुलर ट्रायंगल होता है. कुछ लोग और भी बनाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट इफ़ यू हैव टू अपेयर वेल तो आप कोशिश करें, द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज द जज विल ऑब्वियसली सी कि किस तरीके से आप अपेयर हो रहे हैं डेकोरम में और किस तरीके से आप. रीडिंग्स इज़ द रेस्ट ऑफ द थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. देन आपके पास आपका बेल्ट, जो बॉयज़ हैं वो अक्सर फ्लैम्बॉयंट बेल्ट्स पहनते हैं. फ्लैम्बॉयंसी नहीं करनी आपके, कभी भी वकालत के पेशे में एक्स्ट्रा ओवर द टॉप नहीं जाना. सिंपल ब्लैक बेल्ट्स, इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग की कोई चीज़ नहीं. और एंकल लेंथ की जो है आपकी पैंट्स ब्लैक. याद रखिएगा ये वॉच अगर मैं पहन रहा हूँ तो इट शुड बी लेदरॉइड वॉच के साथ आपका बेल्ट ब्लैक विच इज़ लेदरॉइड, एंड सॉक्स. हमेशा ये 3 कॉम्बिनेशन याद रखें. कभी भी ब्लू वाइट कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनाना. ब्लैक विद ब्लैक बेल्ट एंड विद ब्लैक सॉक्स. एंड जो आपके शूज़ होंगे, अगर कोई यहाँ पर देख सक रहा है तो दीज आर द बूट्स, इनको हम कहते हैं बॉर्जेस, या ये बूट्स होते हैं जो लेसेस्ट बूट्स होते हैं. ये इसके अलावा लोफर्स पे कभी मत जाइएगा, प्रेफर मत कीजिएगा. लोफर्स बहुत बैड इंप्रेशन देता है फॉर एन एडवोकेट टू कंडक्ट ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा ये तो ऊपर की बातें हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉकेट स्क्वायर है जो अंदर जा चुका है, बट ये कि दिस इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फोल्ड पॉकेट स्क्वायर. टू मेक थिंग्स मोर फॉर्मल आप एक पॉकेट स्क्वायर भी लगा सकते हैं. इसके साथ साथ 2 मेन इंपॉर्टेंट बातें, बिकॉज ड्रेस कोड तो ठीक है चल रहा है, बट ड्रेस कोड के साथ 2 बातें, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस टू कैरी योर सेल्फ, कि आप किस तरीके से जो पहनते हैं उसे कैरी करना जानते हो. एंड नंबर 2 योर टेम्परामेंट, क्योंकि आपको मूड कोर्ट में जाके ये बात फील होगी कि कोर्ट्स में किस तरीके से अक्सर जजेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जो आपको दीवार के साथ लगा सकते हैं. फॉर दैट पर्पज़ आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना है. ऑब्वियसली वी आर द पीपल ऑफ बलोचिस्तान, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है हमारा, बट फिर भी अपना टेम्पर. अगर अभी आपने एक चीज़ नोटिस की हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेमो के अंदर कि व्हेन शी वाज आस्किंग मी, द जज वाज आस्किंग मी द क्वेश्चन, तो अगर मैं फंस रहा हूँ तो मैं उन्हें कह रहा हूँ यस योर एक्सेलेंसी आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, जब तक मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर मेरे माइंड से निकल रही हो बात. ऐसा नहीं कि मैं उन्हें जो है ना वो ऑप्रेस करने की कि नहीं, आई नो दिस, डोंट रेज योर वॉइस. टेम्परामेंट अपना कूल एंड काम टेम्परामेंट के साथ, जस्ट थिंक दैट ही इज़ नॉट समवन हु इज़ गोइंग टू गेट पर्सनल. वो पर्सनल नहीं होंगे आपके साथ, अगर हुए भी तो वो टिल द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो कभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं जाएंगे. तो अपना टेम्परामेंट और अपना कॉन्फिडेंस और हाउ यू कैरी योर सेल्फ क्लीनलीनेस के साथ, ये चीज़ें देख लें. इसके अलावा जो है एक डेमोस्ट्रेशन जो फीमेल्स की होगी वो मैडम करके आपको बताएंगी, और थोड़ा सा हम इस चीज़ को अगर मॉडिफाई कर लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ प्रैक्टिस, जो सर ने भी हमें बताया कि किस तरीके से कोर्ट का डेकोरम होता है. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जज के सामने द कोर्ट क्लर्क एंड द पर्सन हु कीप्स द टाइम, ये मूड कोर्ट की हद तक बात हो रही है. 2 विटनेस बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं. हमने ओरल प्लीडिंग्स के अंदर बात की थी कि विटनेस कभी भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता. एक क्वेश्चन भी हुआ था कि क्यों ओरल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाती या कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जाती. उसकी सिर्फ ये रीज़न थी कि हमारी जो पर्टिकुलर मूड कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन दी रिटन आर्ग्यूमेंट्स, जो कि बेस्ड ऑन द जुडिशल प्रेसिडेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी. तो जज, कोर्ट क्लर्क, टाइम मैनेजमेंट, राइट साइड पे आपकी प्रोसिक्यूशन,
राइट साइड पे जज की, याद रखिएगा। इफ़ आई एम द लैंडेड काउंसिल, आई एम द लॉयर, तो मेरे लेफ्ट साइड पे होगी प्रोसिक्यूशन, यानी कि फ्रॉम दिस साइड, एंड जो डिफेंस होगी वो मेरे राइट साइड पे, बट जज की लेफ्ट साइड पे। और हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो जज को बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली एक तो जस्टिस लेडी वाली बात, सैंक्शन राइट साइड पे प्रोसिक्यूशन, स्टेट सैंक्शन एंड डिफेंस। मगर इसके अलावा ऑन लाइटर नोट हम बात करते हैं कि वाई द प्रोसिक्यूशन इज़ ऑलवेज ऑन राइट, बिकॉज द स्टेट इज़ ऑलवेज राइट। क्यों? उसे याद करने की हद तक कि आपको याद रहे कभी कि आपने जो है ना वो प्रोसिक्यूशन साइड से यहाँ पर जाके खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है। एक और चीज़ ये कि ऑब्वियसली मूट कोर्ट की हद तक जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, अगर कोई यहाँ पर 7th या 8th सेमेस्टर में है, कानून शहादत ऑर्डर पड़ेगा, तो उसमें हमारे पास आर्टिकल 117 से 129 तक एक चैप्टर है एविडेंसेस का, उसमें मौजूद है द बर्डन ऑफ प्रूफ, दैट पर्टिकुलरली लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। अब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन का है तो स्टार्ट भी प्रोसिक्यूशन करेगा, अटिल सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जब प्रैक्टिस में आते हैं तो वो अलग चीज़ है। फर्स्ट मेंबर ने इंट्रोडक्शन दिया, एक तरह से रिपीट हो रही सारी बात, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चंस को टैकल किया, सेकंड मेंबर आया, सेकंड ने अकॉर्डिंगली किया। जो रिसर्चर है वो आपको हिंट्स दिए जा रहा है। अगर इनकेस आपको लगे कि आप यू गेटिंग स्टक इन समथिंग, तो रिसर्चर इज कॉन्टिन्यूसली गिविंग यू द हिंट्स। और ये भी कि हो सकता है टाइम रन हो रहा हो, तो हो सकता है रिसर्चर इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट टाइम इज गोइंग टू रन आउट, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बात करें। तो ये पार्ट भी समझने की हद तक ये कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। 15-20 मिनट में टाइम को डिवाइड करें और कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करें इस चीज़ की कि आपने वहाँ पर टाइम को मिसमैनेज नहीं होने देना। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा कि आप जितनी दफ़ा इसको रिपीटेडली अपने एम्बिट में रहकर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड दोनों से प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज़ इसमें ये याद रखिएगा कि हम अक्सर लोग यहाँ पे रिबटल और शोरी बटल में कंफ्यूज्ड हैं। रिबटल और शोरी बटल जो है वो तब कब आता है? आपने एक पर्टिकुलर फाइल बना ली प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूशन में आपने पॉइंट्स बना लिए कि मैंने क्या बात करनी। सिमिलरली आपने डिफेंस की बात कर ली कि मैंने क्या बात करनी। डिफेंस रीड तो कर रहा है ज़रूर कि प्रोसिक्यूशन बोल क्या रहा है, मगर अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान वो बातें करेगा जो उसने उस मेमोरियल के अंदर लिखी हैं। आप मेमोरियल के एम्बिट से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, और आप कभी भी मेमोरियल में कोटेड साइटेशंस से बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर आपने 12 से 15 साइटेशंस एग्जैक्टली कोट कर दी तो कभी भी उस साइटेशन से आप बाहर नहीं जा सकते। जो आपने कोट किया है वही आपने कोर्ट को प्रोड्यूस करना है। तो रिबटल जब आएगा तब आपने, जो प्रोसिक्यूशन साइड होगी ऑब्वियसली डिफेंस को रिबट करेगी, तब वो उनके पॉइंट्स पे रिबटल देगी। जो पहला पार्ट होगा जो मैंने करके दिखाया आपको, यानी कि प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस का जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, उसमें आप रीड कर रहे हैं ज़रूर प्रोसिक्यूशन के माइंड को, मगर आप उस माइंड को आंसर करने के हद तक रीड नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप प्रोसिक्यूशन की साइड से आ गए, आपने बात कर ली। अब जब डिफेंस आएगा तो डिफेंस आपकी रेज्ड पॉइंट से बात नहीं करेगा, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद जब रिबटल आएगा, फिर प्रोसिक्यूशन आएगा, वो तब जो है ना वो डिफेंस के ऊपर बात करेगा कि डिफेंस ने अब ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, अब हम उस पर ये काउंटर करना चाहते हैं, जिसको हम रिबटल कहते हैं। और जब यहाँ से ये बात हो गई, तब जो आपका प्रोसिक्यूशन जाके बैठा, डिफेंस आया शो रिबटल करने के लिए। और ये बात याद रखिएगा, इन केस अगर प्रोसिक्यूशन रिबटल नहीं लेता तो शो रिबटल भी नहीं बनता, इट इज़ डीम्ड टू बी वेव्ड, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन ने रिबटल नहीं लिया तो शो रिबटल ऑटोमेटिकली वेव हो जाएगा। तो फिर उन दो आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर ही कोर्ट अपना जो जजमेंट है वो सुना देती है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर? थैंक यू सो मच। कहीं ऐसा ना हो ना, लास्ट सेशन में रिसर्चर ने कोई साइटेशन कोट की, सही है, और मूटर को पता नहीं है, सारा कोट पता होना चाहिए कि पता ही नहीं उसको, कोट है भाई, यहाँ पे कोट है, फॉर्मल सेटअप, पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है। दोनों एक मतलब सारे एक पेज पे होने चाहिए। सर 10 मिनट की एक छोटी सी रिहर्सल करते हैं टीम वाइज। जो आप रियल जो की टीम है ना, वो तो जो भी इस वक्त हम 5-5-6 की टीम बना लेते हैं और उसमें से 2 लोग आर्गुमेंट कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली हम 4 मिनट सीख सकें। ठीक है सर, सबके पास कॉपी पेन है? Mr. Sardar, the death of Sardar and prosecution of Zulekha, I am from prosecution side and with my co-mooter Siraj Ahmed and our legal researcher Ms. Ikra. May I proceed? As evidence suggests, Mr. Sardar was attacked behind his back, which tells us
it was and there was no CCTV cameras around their home. So it is pretty clear that Zulekha attacked her husband behind her back. But the question arises how a smart lady with a height of 5 feet and 5 inch can drag a 7 feet man. It is pretty clear because she hit her in the neck, not in the front side. So it did not hit his jugular vein. So because his wife attacked her behind her back, so he ran behind her wife. His wife, Mr. Sardar ran with his wife to attack her. She ran into the bedroom, and because Mr. Sardar was already bleeding, so he died in that bedroom. So these are my Mr. Counsel, yes, sir. but the particular fact states that he was dragged rather than he ran. That's because he limped, because he was already attacked. He was bleeding, so he was losing blood. So he limped with his 1 foot. So that's why it looks like he was dragged. Sir, it was it is very clear, and evidence and police report shows it was a pre-planned murder because Ms. Zulekha was hiding behind her door, and she was holding a very sharp knife. And the reason we don't have any fingerprints on the knife because she was holding her with her dupatta. Yes, Mr. Counsel. Yes, sir. Do you have any relevant authority regarding all this scenario? Yes, sir. The medical reports, and we have all the evidence. It suggests that because we don't have any fingerprints, and Ms. Zulekha actually knew there was because we have load shedding, so Ms. Zulekha knew there will be no CCTV cameras. अकॉर्डिंगली जो भी आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है वो आप कोट करें, मगर नंबर 1 एक्ट ना करें और आप डायरेक्ट मुद्दे पे यानी एक अथॉरिटी के साथ और एक सेक्शन के साथ आए, बिकॉज इफ इन केस आई वुड हैव आस्क्ड यू दैट इज देयर एनी कॉमन इंटेंशन, तो फिर आप अभी तो ऑब्वियसली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। Yes, sir. लेकिन जब आप कोट करेंगे तो पहले आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कोट करने के बाद कन्विंस द जज फर्स्ट एंड देन कन्विंस हिम फ्रॉम द आर्गुमेंटेशंस इन टर्म्स ऑफ योर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी। Yes, sir. डोंट लीव और एक्ट। Yes, sir. It was my first time actually. Thank you, sir. Yes. My name is Abdul Qadir, and my co-motor is Munir Ahmad, and legal researcher is Muslim Shah. So my client has been charged upon murder according to 32 PPC of Pakistan Penal Code that she has murdered her husband. But I want to say that how can a woman having a height of 5 feet can kill a man with a height of 7 feet? Even if he is her husband, then she cannot kill her in her bed rather than to kill him in with the gate. So, and second one is that if she has gone for a walk, then like she always go daily in daily life, then how can she मतलब kill him? उर्दू में बोल सकते हो? Can I speak in Urdu? जैसा कि सबसे पहली बात यह है कि अगर उस बंदे जो एक औरत जो जिसकी मतलब हाइट 5 फीट है तो वो किस किसी बंदे को मार सकती है जिसकी हाइट 7 फीट है। दूसरी बात कि जैसा कि हमने पढ़ा वो बेड पे अपने शोहर को मतलब मार सकती है एज अ वाइफ, तो उसने उसको गेट पे कैसे मारा हो मतलब मारा उसको, ये दिस इज़ माई सेकेंड मतलब पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट हाउ इफ़ शी हैज़ किल्ड हिम, अगर उसने उसको मारा है देन शी कैन कॉल द पुलिस इन ऑर्डर टू protect herself, but she didn't know that my husband has been killed. When she returned from the work, she called the police, or the police was informed by another person to protect herself. Counsel, I would stop you here and I would ask you the question that people may lie, but objects don't. And as per the circumstantial evidence, that means the particular professional life. Do you think She was a household wife. How can she kill a husband with a professional life? Sir said that she was a smart woman, but there is no any evidence, past evidence that she was a professional murderer or she was involved in such offences, that she was involved in such act that can be proved as a professional. So how can household wife can kill her husband with a professional wife? And there is no any evidence, there is no any fingerprints on that knife. So as you say, as you asked me, Counsel, what do you extract from the word smart? smart. A woman can be smart in many ways, and to distract his husband or to
she was smart in the way that she can manage her house, she can manage her activities. But you cannot deny the fact that murder has been committed. 302 is there. No, And I have told you before that how can a woman with the height of 5 feet can kill a person with the height of 7 feet. It is a fact. And as a wife, she can also kill him. She could also kill him in his bed. What is the need of killing him with the gate of his house? And to protect herself, she could call the police to make herself that I didn't kill my husband. Whenever I came back from a walk, I saw my husband lying on the bed with a blood. do you have any relevant authority regarding all these circumstances? No, thank you. Trying to ask you a question ना तो आप अपना argument छोड़ because judge might get personal. He is not letting me talk. ठीक है, I am the boss right now. You have to let me talk. अगर आपको कोई बात आ भी रही है तो आप ये yes your excellency please. उसके बाद आप अपना माइंड बना के रखेंगे I have to talk about this particular point जब जज साहब बात कर रहे हैं because हो सकता है कि वो बात पर्सनल ले जाए और वो कहे he's not letting me talk. तो मुझे बात ही नहीं करने दे रहा तो मैं कैसे लीड? तो प्लीज आप अगर इन केस मैं आपसे पूछूं या जज आपसे पूछे तो वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन यही बात है टेम्परामेंट क्योंकि हो सकता है गुस्सा भी आ जाए कि व्हाई इज ही नॉट लेटिंग मी टॉक तो यू हैव टू स्टॉप एंड देन रीड द सर्कमस्टेंसेस अकॉर्डिंगली और उसके बाद आप अपना पॉइंट यू मस्ट बी अ साइकोलॉजिस्ट। अब ये आपने जो एक बात की ना उसमें जब क्वेश्चन किया आपने कहा नो नहीं यूज करना, आप उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते। इंडीड सर, लेकिन ये ऐसे नहीं ऐसे है, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली।